Hello everybody. So in the last video we completed cost of debentures जिसमें हमने अलग अलग types of debentures पढ़े हैं. For example, irredeemable debentures, redeemable debentures, zero coupon bonds, amortization of bonds. एक चीज़ रह गई थी डिबेंचर्स वाले चीज़ में, वो थी कि हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स निकालें, कॉस्ट ऑफ डेट निकालें, बट यूजिंग द YTM मेथड. वी डोंट यूज़ द फॉर्मूला जो हमने पिछली बार पढ़ा था, ये बेसिक KT वाला लॉन्ग फार्मूला. इसकी जगह हम YTM अप्रोच यूज़ करते हैं. सो बेसिकली इस सिचुएशन में जब हमें ये YTM अप्रोच यूज़ करनी है, क्वेश्चन में दिया होगा दैट आई एम सपोज टू यूज़ द YTM अप्रोच and it is only then that I use this approach. ठीक है. सो हम इस क्वेश्चन को, हम इस अप्रोच को कैसे समझेंगे, हम इसका क्वेश्चन करके समझेंगे. ये अप्रोच जो है बेसिकली कैपिटल बजटिंग से इंस्पायर हुई हुई अप्रोच है. सेम हम कैपिटल बजटिंग में जैसे IRR निकालने के लिए आउटफ्लो इज इक्वल्स टू इनफ्लो करते थे ना, इट इज़ द एग्जैक्ट सेम थिंग. हमें इसमें कुछ नहीं निकालना है, हमें इसमें IRR निकालना है. सेम मेथड यूज़ होगा. कुछ छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो एक्स्ट्रा है, दैट आई विल गो अहेड एंड टेल यू व्हाइल डूइंग दिस क्वेश्चन. नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी सिंपल. एक बार कर लोगे, यू विल जस्ट रिमेंबर इट एंड यू विल बी एबल टू डू इट अगेन. ओके, नाउ लेट्स गो अहेड. हमें क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं. 10% डिबेंचर्स हैं, ठीक है. सो क्या समझ आया, कूपन रेट 10% है, ठीक है. डिबेंचर्स कितने रुपीज़ के हैं, 100 रुपीज़ के हैं, 100 रुपीज़ के हैं. कंपनी ने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं इन 2023, ठीक है. और 2023 में कंपनी ने इशू किए डिबेंचर्स और ये मैच्योर होंगे 1/4/2028, ठीक है. अब तो हमें क्या समझ आया इससे, n कितना हो गया 5, ठीक है. अब n हो गया 5. मार्केट प्राइस दिया है 80 रुपीज़, टैक्स दिया है 35%, ठीक है. ये बात समझ में आई. अब YTM अप्रोच में हम क्या करते हैं, YTM अप्रोच में बहुत इजी चीज़ करते हैं. जैसे हम देखते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर्स, ठीक है. कौन कौन सी ईयर्स, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 साल है. 0 ईयर में क्या हुआ है, 0 ईयर में हमने 80 रुपीज़ दिए हैं, ठीक है. हमें पहले साल में 10 रुपये आएंगे एज कूपन. लास्ट ईयर में हमें 100 रुपीज़ रिडेम्पशन वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है. सो ये स्ट्रक्चर है पूरे डिबेंचर का ओवर द 5 ईयर्स. एक बहुत इजी चीज़ है इसमें, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि डेट में क्या होता है. डेट में इट इज़ टैक्स डिडक्टेबल. टैक्स डिडक्टेबल मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इक्विटी से मनी रेज करूं या तो मैं डेट से मनी रेज करूं. मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, ठीक है. मेरे पास 2 ऑप्शन हैं. अगर मैंने इक्विटी से रेज किया, ठीक है, समझो मैंने ये पिछले वीडियो में बताया है, मैं फिर से बता रही हूँ. समझो मेरा EBIT 100 है दोनों सिचुएशन में, ठीक है. अब अगर मैंने इक्विटी से रेज किया है तो यहाँ 0 हो जाएगा, 100 आ जाएगा PBT. अगर मैंने डेट से रेस किया है तो 10% अगर डेट है तो मैं 10 माइनस करूँगी तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है. अब अगर हम यहाँ टैक्स 30% कंसिडर करते हैं तो मुझे यहाँ टैक्स 30 देना है और मुझे यहाँ टैक्स 27 देना है. तो मुझे क्या हो रहा है, डेट से रेस करने की वजह से मुझे 3 रुपीज़ का टैक्स एडवांटेज हो रहा है. यही सिचुएशन अगर यहाँ होती, हमने अगर इक्विटी से रेस किया होता तो मुझे 3 रुपये एक्स्ट्रा देने ही पड़ते हैं, ठीक है. अब मुझे यहाँ 3 रुपये कम देने पड़ रहे हैं. इसका मतलब मेरी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डेट कितनी हुई, मेरी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डेट 10% नहीं है. मेरी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डेट 10 - 3 है, विच इज़ इक्वल्स टू
7। क्यों? क्योंकि 3 रुपये का तो मुझे यहाँ एडवांटेज हो गया। इजी वे ऑफ कैलकुलेटिंग इट इज़ कि 10 इंटू 1 माइनस टी, मेरा टैक्स कितना है 30%, 10 इंटू 1 माइनस 0.3 मतलब 10 इंटू 0.7 मतलब मेरा KD हो गया 7। सिंपल। सो मेरा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डेट कितना था? 10% नहीं 7% है। सिमिलरली यहाँ पे हमने 10 10 10 10 10 तो लिखा है, लेकिन मेरा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डेट क्या है? मेरा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डेट है 10 इंटू, इस सिचुएशन में टैक्स 35% है, तो मेरा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डेट है 10 इंटू 1 माइनस 0.35 विच इज़ 6.5 6.5 6.5। ठीक है, दिस इज़ माई एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डेट। समझ आई बात? ओके, गोइंग अहेड, हमने ये निकाल दिया कि 0 ईयर्स में इन्वेस्टर ने 80 रुपीज़ दिए, 1 to 5 ईयर्स में उसको 6.5 रुपीज़ आएंगे हर साल, और 5th ईयर में उसको 100 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, सिंपल। नाउ व्हाट विल वी डू? अब हमें कैपेज वाला IRR का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जिसमें हम आउटफ्लो इज इक्वल्स टू इनफ्लो वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जिसमें आउटफ्लो कितना है 80, इनफ्लो कितना है 6.5। ठीक है, हर साल है, कितनी बार है? 5 बार है। 6.5 6.5 6.5 और 6.5। ठीक है, 1 2 3 4 5 टाइम्स, और लास्ट ईयर 100 है। ठीक है, हम इसको 1 + KD से पुल करेंगे, 1 + KD स्क्वायर, 1 + KD क्यूब, 1 + KD रेज़्ड टू पावर 4 और 1 + KD रेज़्ड टू पावर 5, और यहाँ पे भी 1 + KD रेज़्ड टू पावर 5। ठीक है, हमें यहाँ पे KD निकालना है। वी विल डू इट बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। सेम IRR वाली चीज़ें हैं, हम कैपिटल बजटिंग में IRR इसी फॉर्मूला को, इसी मेथड को यूज़ करके निकालते हैं। याद है, हम ट्रायल एंड एरर करके अब अभी इंटरपोलेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और इससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स गो अहेड। 10% समझ के पहले मैं समझती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि KD इज इक्वल्स टू 10%। 10% होगा तो क्या होगा? 1 / 1.1। यू ऑल्सो कैलकुलेट, आई एम ऑल्सो कैलकुलेटिंग। ठीक है, सो 10% में यहाँ पे हमने NPV निकाला है। 10% में NPV 6.73 आ रहा है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट निकालने के लिए NPV 0 आना चाहिए। बेसिकली हमें IRR निकालना है। ठीक है, तो 6.73 आ रहा है, 10% में NPV पॉजिटिव है, मतलब हम और इंक्रीज़ कर सकते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर को। 15 लेके एक बार ट्राई करते हैं, समझो 15%। ठीक है,
ठीक है, सो इसमें नेगेटिव आ रहा है, 8.5 आ रहा है। सो अब हमें ये समझ आता है कि जो KD है इट इज़ बिटवीन 10 and 15%। ओके, KD 10% और 15% के बीच में है इसका मतलब। ठीक है, तो अब हम इसमें IRR कैलकुलेट करने के लिए इंटरपोलेशन वाले फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, जो फॉर्मूला है लोअर इंटरेस्ट रेट प्लस NPV ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट अपॉन NPV ऑफ लोअर माइनस NPV ऑफ हायर इनटू हायर माइनस लोअर इंटरेस्ट रेट। सिंपल है, लोअर इंटरेस्ट रेट वाज 10%, NPV ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट वाज 6.73 अपॉन 6.73 माइनस ऑफ माइनस 8.5 प्लस नहीं एम सॉरी इनटू 15 माइनस। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 6.73 प्लस 8.5 15.23 6.73 अपॉन 15.23 into 5, okay, and plus 10 is equals to 12.21%। IRR आ गया 12.21% यूजिंग YTM अप्रोच। ठीक है, समझ आया कि हम YTM अप्रोच से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं क्वेश्चंस में। ऐसे क्वेश्चंस में दिया होगा कि आपको YTM अप्रोच यूज़ करना है। ठीक है, ठीक है, सो ये YTM अप्रोच हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमने प्रेफरेंस शेयर्स पिछले वीडियो में देख लिया है। ठीक है, अब हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल हमने टच अपॉन किया था, वी डिड नॉट एक्चुअली डू इट इन दैट मच डिटेल, जो हम अभी करेंगे। ठीक है, ठीक है, हम इक्विटी के बारे में पढ़ते हैं। सो हम जो फंड्स हैं वो इक्विटी के थ्रू भी रेस कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। अब इक्विटी हम दो तरीके की रेस कर सकते हैं, या तो एक्सटर्नल इक्विटी या तो इंटरनल इक्विटी। ठीक है, एक्सटर्नल इक्विटी मतलब हम बाहर से पैसा रेस कर रहे हैं, इंटरनल मतलब हम हमारी रिटेल अर्निंग्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला अलग है। यस, क्यों अलग है? क्योंकि एक्सटर्नल इक्विटी हमें फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर करना पड़ता है, इसमें कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होता है। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। एक्सटर्नल इक्विटी में हम हर जगह पी नेट यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम P0 यूज़ करेंगे। इंटरनल इक्विटी में कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होता है, सो वी वोंट एक्चुअली यूज़ पी नेट देयर इन इंटरनल इक्विटी। जब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर इंटरनल इक्विटी निकालते हैं नहीं यूज़ करेंगे पी नेट, हम P0 यूज़ करेंगे। ठीक है, अब अलग अलग तरीके से हम निकाल सकते हैं। हम डिविडेंड को यूज़ करके निकाल सकते हैं, हम EPS को यूज़ करके निकाल सकते हैं, हम ग्रोथ मॉडल को यूज़ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, हम रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच यूज़ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, डिविडेंड में कुछ नहीं करना है, डिविडेंड अपॉन P0 आ जाता है। EPS मेथड में भी EPS अपॉन P0 आ गया। ग्रोथ मॉडल में हमें क्या करना है, देखो आई टेल यू व्हाट हैपेंस इन ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल में क्या होता है, क्या अजम्पशन होती है ग्रोथ मॉडल में? ग्रोथ मॉडल में ये अजम्पशन होती है कि हमारा जो डिविडेंड है वो हर साल एक सर्टन स्पेसिफिक परसेंटेज से इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आज डिविडेंड 10 है, ठीक है, और हर साल मेरा ग्रोथ ऑफ डिविडेंड 10% है, तो मेरा अगले साल डिविडेंड 11 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके अगले साल मेरा डिविडेंड 12.1 हो जाएगा, फिर उसके अगले साल मेरा डिविडेंड 13.31 हो जाएगा। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि हर साल 10% मेरा एक कांस्टेंट अमाउंट से मेरा डिविडेंड बढ़ रहा है, कांस्टेंट परसेंटेज से मेरा डिविडेंड बढ़ रहा है।
ठीक है, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज ग्रोथ। हम इस ग्रोथ मॉडल को यूज़ करके हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कैसे? हम देखते हैं अगले साल का डिविडेंड मेरा कितना होगा। इस साल का डिविडेंड इज D0, अगले साल का डिविडेंड इज D1, ठीक है। अब हम निकालते हैं D1 अगले साल का डिविडेंड अपॉन P नेट, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ग्रोथ ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। मैं इस फॉर्मूले की डिटेल में नहीं जा रही हूँ कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्यों डराइव हुआ, क्यों, क्योंकि दिस वीडियो इज़ फॉर द पर्पस ऑफ रिविजन। हमें क्विक रिविजन करना चाह रहे हैं विद इन लाइक 15-20 मिनट्स, इसीलिए यू नो द मीनिंग ऑफ द फॉर्मूला एंड आई विल नॉट गो इन द डिटेल ऑफ दिस, ठीक है। D1 अपॉन P नेट प्लस G, जिसको हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, ठीक है, इजी। वैसे ही दिस इज़ फॉर अ सिचुएशन जब ये एक्सटर्नल इक्विटी है, जब रिटेन्ड अर्निंग से हम रेस करेंगे तो D1 अपॉन P0 प्लस G हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये वीडियो मैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे एंड कर दूंगी। अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फुल लेंथ क्वेश्चंस करेंगे। हमने इंडिविजुअली क्वेश्चंस तो देख ही लिए हैं, फुल लेंथ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा चैप्टर फिर ख़त्म हो जाए, ठीक है। नाउ हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में पढ़ते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है हमें इसमें। हमें फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको इससे समझ आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप समझो, ठीक है, ये मेरी बैलेंस शीट है, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, ठीक है। एंड दीज आर द रिस्पेक्टिव अमाउंट, से 5 lakhs, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 lakhs, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 lakhs, ओके। एंड you see, ठीक है। नाउ वी से डिबेंचर समझो 20 lakhs, ओके। नाउ इसका टोटल comes to around 10, 15, 20, 40 lakhs, ठीक है। So now our aim is to attach weights मतलब what is retained earning as a proportion of the whole, इस पूरे का कितना proportion है, it is nothing but 5 divided by 40 which is 0.125, ठीक है। Similarly, what is this equity share capital as a proportion of whole? Again, it can be 10 divided by 40, which can be 0.25. Similarly, this will be 0.125, and this will be 0.5. Okay, इसका टोटल बनाना चाहिए always, ठीक है। So these are the weights, ठीक है, that we've assigned. अब ये बुक वैल्यू है, ठीक है। नाउ ये वेट्स है। अब हमने जो इंडिविजुअली ऊपर सीखा कि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं कैसे, इक्विटी का, डिबेंचर का, प्रेफरेंस शेयर्स का, ठीक है, वो केडी निकाल के हम यहाँ लिखेंगे। फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट 10% था, यहाँ पे 11% है, यहाँ पे 9% है और यहाँ पे 6%। ये हमने कैलकुलेट किया है ऊपर से, ठीक है। ये गिवन नहीं होगा, ये हमें कैलकुलेट करना होगा इन द क्वेश्चन। हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। हम कैलकुलेट करके इस सिचुएशन पे आ गए। नाउ दे आर टेलिंग अस टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब ऑन एन एवरेज सारे फॉर्म्स ऑफ रेजिंग मनी को यूटिलाइज करके व्हाट इज़ द वेटेड एवरेज ऑफ द कैपिटल का कॉस्ट, ठीक है। It's very simple, we just multiply weights into cost of capital and here we go. So say 0.125 into 10 will be 1.25, okay, 0.25 into 11
will be 2.75. Okay, 0.125 into 9 is 1.125. Okay, and 0.5 into 6 is 3. अब इन सब को ऐड करके we will come to overall cost of capital. So हमारा overall cost of capital, जिसको हम weighted average cost of capital P कहते हैं, 8.125. ठीक है, समझ आया? ये हमने बुक वैल्यू वेट्स को यूज़ करके लिया है। ये बुक वैल्यूज़ को यूज़ करके वेट्स निकाला है। इसमें अलग अलग तरीके होते हैं। इसमें क्वेश्चन बोल सकता है कि मार्केट वैल्यू को यूज़ करके निकालो। तो ये जो वैल्यूज़ है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इसको हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से निकालेंगे, फिर उसके वेट्स निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे KD से। वेरी सिंपल। सेम टारगेट। सो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू टारगेट, सेकेंड प्रायोरिटी इज़ टू मार्केट एंड थर्ड प्रायोरिटी इज़ टू बुक वैल्यू। ऐसे हम निकालेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट। ठीक है, नाउ वी हैव काइंड ऑफ theoretically explanation wise completed the chapter. ठीक है, now when we go ahead with the problem solving part of it, we'll do some practical questions जिससे we'll be sorted. Okay, see you in the next video.